डॉक्टर न्याल का बंगला शिमला के पॉश इलाके में था। पूरे शिमला में डॉक्टर न्याल का लोग इज्जत करते थे और वो लोग डॉक्टर परी यानी कि अस्वी की भी उतनी ही इज्जत करते थे जितनी डॉक्टर न्याल की, क्योंकि हर कोई जानता है कि अस्वी कितनी नर्म दिल है। डॉक्टर न्याल का घर अस्पताल से आधे घंटे की दूरी पर था। अस्वी भी डॉक्टर न्याल के साथ उनके घर में ही रहती थी। उन दोनों के अलावा घर में डॉक्टर न्याल के माता पिता भी रहते थे। जब से डॉक्टर न्याल अस्वी को घर लाए, उनके माता पिता ने अस्वी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन अस्वी को परी कहकर बुलाने का अधिकार केवल डॉक्टर न्याल को था। उसे यह बिल्कुल पसंद न आता कि उसके अलावा कोई और उसकी दोस्त को परी कहे। उनके माता पिता भी नहीं। आंटी क्या बना है? मुझे जल्दी खाना दो, मुझे भूख लगी है। घर आने पर मेहरा हवेली अस्वी की किलकारियों से गूंज उठी। अरे शांत हो जाओ, पहले जाओ और फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं डिनर टेबल पर लगाती हूँ। तुम्हारे अंकल और न्याल तब तक आ जाएंगे। मिसेज मेहरा ने अस्वी की आवाज़ सुनकर कहा। यह मुझसे नहीं होगा, मैं उस सख्त के लिए नहीं रुक सकती। आप मुझे खाना दे प्लीज़। अस्वी ने किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। इससे पहले कि मिसेज मेहरा कुछ कहती, न्याल जो अस्वी के पीछे चल रहा था, अपने लिए इतना अच्छा बात सुनकर फूट फूट कर जैसे रोने लगा हो। हाँ तो तुम सख्त हो, अस्वी ने भी बिना डरे जवाब दिया। न्याल ने मुंह बनाकर कहा, मैं कुछ कहूँगा तो तुम नाराज हो जाओगी, रुको तुम। इतना कहकर अस्वी न्याल को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ी। उन दोनों को ऐसे मस्ती करते देख मिसेज मेहरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और हंसते हुए मिसेज मेहरा ने न्याल और अस्वी की लड़ाई रोक दी और उन दोनों को फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरे में भेज दिया और रात का खाना खुद टेबल पर सेट करने लगी। 10 मिनट के भीतर न्याल और अस्वी आ गए और खाने की मेज़ पर बैठ गए। उनके पीछे मिस्टर मेहरा भी आ गए। आते ही मिसेज मेहरा ने सबको खाना परोसा और फिर खुद खाने बैठ गई। खाना खत्म करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। हर दिन की तरह अगले दिन भी मेहरा हवेली में अस्वी की आवाज़ें गूंजी। पूजा घर में अस्वी के साथ मिस्टर मेहरा और मिसेज मेहरा भी मौजूद थे। केवल न्याल अभी भी अपने रूम में सो रहा था। अस्वी ने आरती खत्म की और मिस्टर मेहरा और मिसेज मेहरा को आरती और प्रसाद दिया और फिर मिसेज मेहरा के साथ नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली गई। नाश्ता बनाने के बाद अस्वी ने न्याल के लिए कॉफ़ी बनाई और उसे देने और जगाने के लिए उसके कमरे में गई। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन अभी भी न्याल पेट के बल बिस्तर पर था। उसे गहरी नींद में सोते हुए देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो जाने माने हार्ट सर्जन और आरोग्य जैसे बड़े अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर होंगे। न्याल को इतनी शांति में सोता देख अस्वी को गुस्सा आ गया और वह मन ही मन न्याल को कोसने लगी। इस आदमी को जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। इसे आज देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल लाइफ केयर हॉस्पिटल के साथ मीटिंग करना है और इसे इसकी कोई परवाह ही नहीं। पहले तो अस्वी ने शांति से न्याल को जगाने की कोशिश की, लेकिन ये तो भाई कुंभकर्ण ही है, कहाँ से जागता। अस्वी ने उसके हाथ की एक उंगली अपने साथ लाई कॉफ़ी में डुबोई। कॉफ़ी इतनी गर्म थी कि न्याल झट से उठ गया। यह क्या तरीका है परी, कोई ऐसे जगाता है? मेरी पूरी उंगली लाल हो गई है। अस्वी के उठाने के तरीके से न्याल दंग रह गया। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं तुम्हें शांति और प्यार से जगा रही थी, लेकिन मजाल है साहब हिल जाए तो मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। ठीक है, कॉफ़ी मुझे दो, मैं इसे पीऊँगा और फिर नहाने जाऊँगा। जब न्याल तैयार होकर हॉल में नीचे आया तो उसके माँ और पिताजी खाने के मेज़ पर नाश्ता कर रहे थे, जबकि अस्वी अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे इतनी जल्दी में देखकर न्याल ने तुरंत उसे बुलाया और पूछा, परी क्या तुम नाश्ता करके नहीं जा रही हो? मैंने कर लिया है, तुम करो और फिर हॉस्पिटल पहुंचो। मुझे देर हो रही है इसलिए मैं जा रही हूँ, अस्वी ने जवाब देते हुए कहा। अस्वी के चेहरे से न्याल को एहसास हुआ कि वह झूठ बोल रही है। तभी घर से बाहर कदम रखने से पहले ही न्याल दौड़कर अस्वी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने नाश्ता नहीं किया है, इसलिए चुपचाप खाने की मेज़ पर बैठो और अपना नाश्ता करो। न्याल ने सख्ती से कहा, न्याल मैंने सच में नाश्ता कर लिया है, मेरा हाथ छोड़ दो। मुझे आज सुबह एक मरीज का ऑपरेशन करना है, मुझे देर हो रही है।
अश्वी ने न्याल से नज़र चुराते हुए कहा। सच सच बताओ, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? अश्वी का ऐसे व्यवहार देखकर न्याल को शक हो गया। आज मुझे नहीं करनी है, अश्वी ने अपनी आंखें झुका ली और डरते हुए कहा। अश्वी का जवाब सुनकर न्याल भड़क गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस आदमी ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसके लिए लंबी उम्र की व्रत रख रही हो। उसने मेरे साथ जो किया वो उनका कर्म है, लेकिन इस व्रत से और सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। उसने मेरे साथ क्या किया और क्या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और वो मेरा पति। चाहे वह मुझे अपनी पत्नी माने या ना माने, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह रिश्ता मेरे भगवान की इच्छा से जुड़ा है। अश्वी ने जवाब दिया। तो इसका मतलब कि तुमने उस लड़के को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया? न्याल ने उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं यह व्रत हर साल रखती हूँ। आप मेरा जवाब भी जानते हैं, फिर हर साल एक ही जवाब क्यों पूछते हैं? न्याल का सवाल सुनकर अश्वी ने तेज आवाज़ों में कहा। लेकिन न्याल का बात सुने बिना ही हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। न्याल उसे जाते हुए देखा और सोचा, तुम किस मिट्टी की बनी हो परी, जिसने तुम्हें तुम्हारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया, जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया, तुम उसके लिए व्रत रख रही हो। उधर हॉस्पिटल के लिए निकली अश्वी कार में बैठे बैठे ही रोने लगी। ना चाहते हुए भी उसे वह अंधेरी रात याद आ गई। वह पूरी रात उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह घूम गई। हॉस्पिटल में कदम रखते ही अश्वी ने अपने आंसू छुपाए और नॉर्मल हो गई। सुबह एक लड़के का गले के कैंसर का ऑपरेशन था, इसलिए हॉस्पिटल आते ही उन्होंने नर्स से मरीज को ओटी में शिफ्ट करने को कहा और ऑपरेशन की तैयारी करने का आदेश भी दिया। तैयारी पूरी होने तक अश्वी ने आज के लिए अपनी नियुक्ति की जांच कर ली। काम खत्म करने के बाद वह ऑपरेशन के लिए ओटी में गई। रास्ते में कई लोग उनसे मिले। हर कोई मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहा। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए सभी को गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। मरीज का कैंसर अभी पहले चरण में था, इसलिए ऑपरेशन कर लड़के को बचा लिया गया। अश्वी ओटी से बाहर निकली और अपनी कैबिन में चली गई, जहां उसके मरीज पहले से ही कैबिन के बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। अश्वी ने एक नर्स से 5 मिनट बाद मरीजों को एक एक कर कैबिन में भेजने को कहा। कैबिन में आकर हाथ धोकर फ्रेश होकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई और अपना सर पीछे झुका लिया। 5 मिनट बाद नर्स आई और दरवाज़ा खटखटाकर अश्वी से पूछा कि मरीज को अभी अंदर भेजे या नहीं। अश्वी ने हाँ कहा तो नर्स ने उस मरीज को कैबिन के अंदर भेज दिया जिसका नंबर पहले था। उधर न्याल भी नाश्ता करके हॉस्पिटल आ गया। आज उसके हॉस्पिटल के लिए सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि आज उसके हॉस्पिटल का नाम भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल लाइफ केयर के साथ जुड़ने वाला था। लाइफ केयर हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था और इसकी ब्रांचेस भारत के हर प्रमुख शहर में थे और इसका एपी सेंटर बेंगलुरु में था। आज लाइफ केयर हॉस्पिटल के एमडी को खुद इस हॉस्पिटल में आना था। न्याल हॉस्पिटल पहुंचा और सारी तैयारियां देखी। साथ ही परी को यह भी बताया कि वह ठीक 12 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाए। जवाब में परी भी मान गई और अपना काम शुरू कर दिया। ठीक 12 बजे हॉस्पिटल के परिसर में 7 कारें एक साथ आकर रुकी। आगे की 3 और पीछे की 3 कार गार्ड्स के थे, जबकि बीच में रॉयल्स रॉयल लाइफ केयर हॉस्पिटल के एमडी थे। एक गार्ड्स ने आकर रॉयल्स रॉय का दरवाज़ा खोला और एक 30 वर्षीय व्यक्ति बाहर निकला। काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व, चेहरे पर भाव, गेहुआ रंग और शार्प मूंछ, जेल से सटके हुए बाल और सबसे बड़े आकर्षक भूरी आंखें। जैसे ही न्याल को पता चला कि वो आनन फानन में उनका स्वागत करने के लिए कैंपस में पहुंचे। उनके साथ अस्पताल के 3 सीनियर डॉक्टर भी थे। न्याल ने फूलों का बुके देकर उनका स्वागत किया। ठीक है, एमडी ने गुलदस्ता ले ली और अपने असिस्टेंट अजर्व को दे दी और न्याल का अभिवादन भी स्वीकार कर उन्होंने धन्यवाद दिया। न्याल एमडी सर को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। एमडी सर के साथ उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें कवर किए और चलने लगे। जैसे ही वे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे, सभी गार्ड्स बाहर ही रह गए, जबकि एमडी सर और उनके असिस्टेंट अजर्व न्याल के साथ अंदर चले गए। कॉन्फ्रेंस रूम में अश्वी के अलावा सभी मौजूद थे।
न्याल ने परी को बुलाने के लिए एक जूनियर डॉक्टर को भेजा, लेकिन इमरजेंसी में अस्वी ऑपरेशन थिएटर में थी। जूनियर डॉक्टर ने आकर ये बात न्याल को बताई। कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश करने के 5 मिनट बाद मीटिंग शुरू नहीं हुई तो एमडी सर ने न्याल की ओर देखा और पूछा, क्या कोई समस्या है मिस्टर मेहरा? नहीं सर, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस डॉक्टर को यहाँ रहना ज़रूरी है वो हमारे कैंसर विशेषज्ञ एक इमरजेंसी थी तो ऑपरेशन थिएटर में हैं। उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उनसे पहले ही कहा था कि 12 बजे यहीं रुके। लेकिन आप खुद जानते हैं कि जब कोई इमरजेंसी स्थिति आती है तो जाना पड़ता है। न्याल ने कॉन्फ्रेंस में देरी करने की असल वजह बताई। कोई बात नहीं मिस्टर मेहरा, मैं समझता हूँ एक डॉक्टर के लिए मरीज की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है और मुझे आपके हॉस्पिटल के साथ काम करने में अपने फैसले पर गर्व है, जहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर मरीजों को पहली प्राथमिकता देते हैं। असली वजह जानने के बाद एमडी सर खुद भी न्याल को और उसके स्टाफ की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो 5 मिनट रुकते हैं, अगर परी आती हैं तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग शुरू करते हैं। न्याल ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। बस इतना कहकर एमडी सर अपना फ़ोन देखने लगे। ऐसे ही 5 मिनट बीत गए, लेकिन अस्वी नहीं आई तो न्याल ने यह सोचकर प्रेजेंटेशन शुरू किया कि ज़्यादा देर इंतज़ार करना उचित नहीं है। एमडी सर के सामने जो प्रेजेंटेशन पेश किया जा रहा था वह भी अस्वी की मदद से ही बनाया गया था, जिसमें था कि उनका हॉस्पिटल कैसे काम करता है और चैरिटी कैसे काम करती हैं इत्यादि। आधे घंटे की प्रेजेंटेशन की बात सुनकर एमडी सर को अच्छा लगा और वह मन ही मन इस प्रस्ताव से प्रभावित थे। कैंसर विभाग उन्हें विशेष रूप से पसंद आया। वह यह सोचकर आए थे कि उन्हें आरोग्य अस्पताल के साथ काम करना है, लेकिन इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उनका फैसला और भी पुख्ता हो गया। न्याल ने भी उनका इंतजार करते हुए सीधे अपने कैबिन में चलने के लिए कहा। न्याल उन्हें अपने कैबिन में ले गया। न्याल के कैबिन में जाने से पहले एमडी सर ने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि वह अपने वकील को कानूनी कागजात लाने के लिए कहे। आदेश मिलते ही अजर्व ने वकील को फ़ोन किया और सीधा हॉस्पिटल बुलाया। मिस्टर मेहरा, आपने क्या सोचा है? आप अपने अस्पताल का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस डॉक्टर को मेरे साथ बेंगलोर भेजने जा रहे हैं? एमडी सर ने कैबिन में आकर अपनी सीट पर बैठते हुए न्याल से पूछा। सर, मैं समझा नहीं, किसी डॉक्टर को यहाँ से बेंगलुरु भेजने की क्या ज़रूरत है? न्याल ने कहा, जब आपको वहाँ बेंगलुरु में उनकी ज़रूरत होगी तो वो आएंगे और हमेशा के लिए आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता यह सही है, न्याल ने झिझकते हुए पूछा। तो एमडी सर ने कहा, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए, और यहाँ से भी डॉक्टर अकेले बेंगलुरु नहीं आएंगे, वहाँ से भी बेंगलुरु से भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। एमडी सर ने अपनी बात समझाई। इतना कहकर न्याल सोचने लगा कि बेंगलुरु किसे भेजा जाए। कुछ देर सोचने के बाद एमडी सर के सवाल पर न्याल ने जवाब दिया, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर परी हमारे अस्पताल का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, तो अगर ऑपरेशन निपट जाए और फ्री हो जाए तो एक बार उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए मिस्टर मेहरा। एमडी सर ने अस्वी से मिलने की इच्छा जताई। ज़रूर सर, अभी मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ। आप उनसे मिलें और उनसे बात करें कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। इतना कहकर न्याल ने परी को अपने कैबिन में बुलाया। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा और अस्वी फ्रेश होकर अपने कैबिन में बैठी हुई थी। जैसे ही न्याल का फ़ोन आया वह न्याल के कैबिन में चली गई। मीटिंग कैसी रही? क्या सब ठीक था? लाइफ केयर हॉस्पिटल के एमडी ने क्या कहा? क्या सब कुछ ठीक रहा? कैबिन में प्रवेश करते ही अस्वी ने न्याल पर सवालों की बौछार कर दी। एमडी सर अस्वी की आवाज़ सुनते ही उसके मुंह से निकल पड़े। अस्वी? वह इतना धीरे बोला कि वह खुद भी नहीं सुन पाता, लेकिन अस्वी को तुरंत एहसास हुआ कि किसी ने उन्हें उनके नाम से बुलाया है। पर जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ तो उनकी दिल की धड़कन बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि अस्वी कुछ और सोच पाती या केविन के चारों ओर देख पाती, न्याल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आराम से, पहले तुम चुपचाप बैठो और थोड़ा पानी पी लो। परी के चेहरे पर थकान दिख रही थी, इसलिए न्याल ने उन्हें पानी दिया। वही एमडी सर न्याल के केबिन में कुर्सी पर बैठने के बजाय सामने रखे सोफे पर बैठे थे और सोफा केबिन के दरवाजे के ठीक बगल में था।
इसलिए अस्वी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अस्वी ने पानी नहीं पिया। जैसे ही वह बैठी, निहाल ने उससे कहा, सब कुछ ठीक था। एमडी सर को प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया। अच्छा, तो आगे क्या? निहाल की सारी बातें सुनने के बाद अस्वी आगे की योजना के बारे में पूछती हैं। आगे वहाँ से डॉक्टर यहाँ आएंगे और यहाँ से एक डॉक्टर 6 महीने के लिए वहाँ जाएंगे। निहाल ने कहा, और वह डॉक्टर कौन है? अस्वी को पहले ही अंदाज़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उससे सुनना चाहती थी। ऑफ कोर्स, केवल तुम्हारे जितना सक्षम कोई और नहीं है। इसलिए इस अस्पताल के प्रमुख के रूप में मैंने डिसीजन लिया है कि तुम 6 महीने के लिए बेंगलोर जाओगी परी। निहाल ने अपना डिसीजन सुनाया। ये तय करने से पहले तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं सोचा निहाल? अस्वी को निहाल का फैसला पसंद नहीं आया, इसलिए उसने सवाल उठाया। पर अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। डिसीजन हो चुका है, इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करो और एक बार एमडी सर से मिल लो। चलो साथ में लंच करेंगे। निहाल उसके गुस्से को जानता था, इसलिए उसने बात का रुख मोड़ दिया। नहीं, हाँ मुझे पता है कि आज तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है, तुम खाना नहीं खाओगी, लेकिन क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो? निहाल ने अस्वी का ध्यान भटकाने के लिए कहा। तभी इससे पहले कि अस्वी आगे बहस कर पाती, निहाल का फ़ोन बज उठा। निहाल ने स्क्रीन की ओर देखा और फ़ोन इम्पोर्टेंट था। मैं 1 मिनट में आया, तब तक आप एमडी सर से मिले, यह कहकर वो केविन से बाहर जाने लगा। लेकिन एमडी सर कहाँ हैं? केविन के दरवाजे तक पहुंचने से पहले अस्वी ने निहाल से पूछा। ये क्या है तुम्हारे पीछे? इतना कहकर निहाल केबिन से बाहर चला गया। अस्वी कुर्सी से उठी और पीछे मुड़कर उनकी ओर देखने लगी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र एमडी सर के चेहरे पर पड़ी, उनके कदम अपने आप रुक गए और उनका चेहरा घबराहट से भर गया। जहां अस्वी के चेहरे पर एक घबराहट थी, वही एमडी सर के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एमडी सर को देखते ही अस्वी की आंखों के सामने 5 साल पहले घटी घटना घूम गई। 5 साल पहले जब वह अपने एमएस के पहले वर्ष की रिजल्ट के साथ घर आ रही थी, तो अचानक किसी ने उसका किडनैप कर लिया और शादी के लिए मजबूर किया। पर अस्वी शादी से भाग गई, तो उसके भाई का किडनैप करके जबरन शादी की गई और शादी के तुरंत बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया। यह सब एक पिक्चर की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह सब याद करके उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन अस्वी ने अपना चेहरा घुमा लिया ताकि सामने वाला उस आंसू को न देख सके और छुपाते हुए अपनी आंख से आंसू पोंछ लिया। हालांकि एमडी सर की नज़र उनकी गीली आंखों पर पड़ी। तभी निहाल वापस केबिन में आया। तभी परी को इस तरह एमडी सर की पीठ की तरफ करके खड़ा देखकर निहाल थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने यह सोचकर अपने मन को मना लिया कि शायद दोनों अजनबी हैं और इसलिए परी को उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। सर, यह डॉक्टर परी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। निहाल ने परी को एमडी सर से मिलवाया। परी? एमडी सर ने भी साथ ही परी का नाम लिया। माफ़ करें सर, लेकिन परी सिर्फ मेरे लिए है, बाकी दुनिया के लिए उनका नाम अस्वी है, डॉक्टर अस्वी रैना। निहाल को एमडी सर का अस्वी को परी कहना पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने उन्हें कह दिया, ओह हेलो मिसेज अस्वी। यह कहते हुए एमडी सर ने अस्वी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ अस्वी के सामने कर दिया। और ये हैं लाइफ केयर हॉस्पिटल के एमडी मिस्टर अध्यांश राजवंश। निहाल ने एमडी सर का परिचय भी करवाया। इन बातों को एक तरफ रखते हुए परी ने पेशेवर रूप से मिस्टर अध्यांश से हाथ मिलाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो हाथ मिलाते, केविन का दरवाज़ा खुला और एक नर्स अंदर आई और अंदर पहुंचकर उसने एक इमरजेंसी के बारे में बताया। तो निहाल उन दोनों को केविन में अकेला छोड़कर अपनी ड्यूटी करने के लिए केविन से बाहर चला गया। निहाल के जाते ही मिस्टर अध्यांश अस्वी के साथ अकेले हो गए, इसलिए उन्होंने तुरंत वह हाथ खींच लिया जो अस्वी ने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाई थी, जिससे अस्वी अध्यांश के बिल्कुल करीब चली गई और उसके हाथ अपने आप अध्यांश के कंधों पर चले गए। ये सब इतनी तेज़ी में हुआ कि अस्वी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसे स्थिति का एहसास हुआ, वह खुद को अध्यांश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अध्यांश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अस्वी उसे धक्का तक न दे पाई। आप कैसी हैं मिसेज राजवंश?
अध्यांश ने अस्वी की आंखों में देखते हुए पूछा, जो उसके बहुत करीब थी। मुस्कुराते हुए, मेरा नाम अस्वी रैना है, आप मुझे इसी नाम से बुलाएं तो बेहतर होगा। अस्वी ने राजवंश की बात को बीच से काटते हुए कहा, तुम्हारे इनकार से सच नहीं बदलेगा जाने मन। तुम 5 साल पहले मिसेज राजवंश बनी थी, इसलिए खुद को रैना कहना बंद करो। राजवंश ने भी साफ लेकिन प्यार से कहा, मैं इस नाम को अपना लेती जब मुझे इस नाम के साथ अधिकार भी मिलते। तुम अपना कर्तव्य भी निभाते, लेकिन अफसोस, न मुझे अधिकार मिले और न ही तुमने कोई कर्तव्य निभाया। तुम मेरे साथ जबरदस्ती मेरी इच्छा जाने बिना शादी कर ली और शादी के दूसरे मिनट ही मुझे छोड़ दिया। बोलते बोलते अस्वी के शब्दों में गुस्सा दिख रहा था। हाँ, तो अब मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। मिस्टर राजवंश अभी भी अस्वी की आंखों में देख रहे थे। उसने उन आंखों में एक खालीपन और निराशा देखी। इसका एहसास होते ही उसका दिल दुख गया। मुझे भीख में कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह 5 साल पहले मुझे छोड़ा था, उसी तरह आज भी चले जाओ, और हाँ, जाने से पहले न्याल को मना कर दो और उनसे कहो कि तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते। मानो अस्वी राजवंश के चेहरे को देखना ही नहीं चाहती थी। उसने उनकी ओर नहीं देखा। अस्वी की बात राजवंश को तीर की तरह लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, केविन का दरवाज़ा खुल गया। राजवंश ने अस्वी को छोड़ दिया। जैसे ही केविन का दरवाज़ा खुला, न्याल अंदर दाखिल हुआ। न्याल यह देखकर आश्चर्य रह गया कि अस्वी अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन पूछने के लिए ना तो ठीक समय था और ना ही स्थान, इसलिए वह चुप रहा। जैसे ही न्याल अपनी कुर्सी पर बैठे, अध्यांश ने उससे कहा, मिस्टर मेहरा, कल सुबह 10 बजे बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट है। तब तक मैं अपने असिस्टेंट को वहाँ बाकी कामकाज निपटाने के लिए भेज दूँगा। ज़रूर सर, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपके इस फ्रेंड को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ? मेरा मतलब है कि हमें अगले 6 महीने तक एक साथ काम करना होगा, तो हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। अध्यांश ने न्याल से पूछा, लेकिन पूछते समय उसका ध्यान अस्वी की ओर था। पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, आप दोनों को एक साथ ही काम करना है, तो एक साथ अधिक समय बिताएं, उतना ही एक दूसरे की आदी हो जाएंगे। न्याल भी अस्वी की इच्छा जाने बिना सहमत हो गए। लेकिन आज 4 और 6 बजे मेरे 2 ऑपरेशन हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। अस्वी ने साफ मना कर दिया। ऑपरेशन मीर और आस्का ये दोनों संभाल लेंगे, और भी आपके जाने के बाद डिपार्टमेंट ये दोनों ही संभालेंगे, तो बेहतर होगा कि ये आज से ही शुरू हो जाए। आप सर के साथ जाइए, उन्हें दीजिए कंपनी, ये हमारे मेहमान हैं। अध्यांश के इरादे जाने बिना न्याल ने अस्वी को उसके साथ जाने के लिए मना लिया। धन्यवाद मिस्टर मेहरा, अपने दोस्त का हाथ मेरे हाथ में रखने के लिए। मेरा मतलब उसे आज के लिए मेरे साथ रहने की अनुमति देने के लिए। अध्यांश ने रहस्यमय मुस्कान के साथ अस्वी की ओर देखते हुए कहा। न्याल उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका, लेकिन अस्वी अच्छी तरह से समझ गई थी कि राजवंश क्या कर रहे हैं और उनके इरादे क्या है। एक रिक्वेस्ट है मिस्टर राजवंश, न्याल ने कहा। क्या रिक्वेस्ट है मिस्टर मेहरा? आप तो ऑर्डर दीजिए, रिक्वेस्ट नहीं। अध्यांश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने दोस्त को आपके साथ बेंगलुरु तो भेज रहा हूँ, मेरी परी का ख्याल रखिएगा, मेरा फरिश्ता और जमा पूंजी है, न्याल ने कहा। राजवंश ने सहमति में सर हिलाया, लेकिन उन्हें न्याल का अस्वी को मेरा फरिश्ता और उसकी जमा पूंजी कहना पसंद नहीं आया। उन्हें गुस्सा भी आया, लेकिन वो अभी कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। क्या हम चले? अध्यांश ने अस्वी से पूछा। अस्वी ने हाँ कहा और न्याल को गले लगाया और अध्यांश के साथ केबिन से बाहर निकल गई। न्याल का केबिन हॉस्पिटल के सबसे ऊपरी मंजिल पर था, तो दोनों लिफ्ट में चले गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, अध्यांश ने अस्वी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। इस तरह अचानक हाथ पकड़कर खींचने से अस्वी अध्यांश के बिल्कुल करीब आ गई। अध्यांश ने अपनी दोनों बाहें उसकी कमर पर लपेट ली। यह क्या बदतमीजी है? अस्वी पहले से ही उसके साथ अकेले बाहर जाने से गुस्सा थी, लेकिन अध्यांश की इस हरकत से अस्वी और भी गुस्सा हो गई। यह बकवास नहीं है, इसे प्यार कहते हैं जाने मन। अध्यांश ने एक हाथ अस्वी की कमर पर रखते हुए और दूसरे हाथ की उंगली अस्वी के चेहरे पर सहलाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो,
तुम्हारे इतने करीब रहने से मेरा दम घुट रहा है। अध्यांश की बातों से गुस्सा होकर अस्वी ने नफरत भरे स्वर में कहा। अध्यांश अस्वी की आवाज़ में गुस्सा और नफरत को देख रहे थे। हालांकि इस नफरत का कारण वो खुद भी अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी अध्यांश को अस्वी का उसके छूने पर गुस्सा करना पसंद नहीं आया, इसलिए उन्हें गुस्सा भी आया। गुस्से और क्रोध में अध्यांश ने अपने दोनों हाथ अस्वी के कमर के चारों ओर कस दी, जिससे अस्वी हाँफने लगी और आह निकला, लेकिन अध्यांश को उसका दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। वह और अधिक गुस्से में बोला, मेरे करीब आना, तुम्हें मुझे छूना तुम्हें दर्द देता है, और जब तुम किसी अजनबी के साथ गले मिलती हो तो कुछ नहीं होता। अध्यांश की बातों ने अस्वी को कुछ पल के लिए डरा दिया, लेकिन उसने अपनी घबराहट चेहरे पर नहीं आने दी और कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? वही जो मैंने केबिन में देखा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारे करीब आए। उसे समझाओ कि तुम्हारा नाम अस्वी है और वह तुम्हें इसी नाम से बुलाए, परी नहीं। और एक बात, उसे कहो कि वह लिमिट में रहे, वरना अगर मैं समझाने पर आया तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अध्यांश के बातों में गुस्सा और जेलेसी दोनों ही थे। उसकी बातों से अस्वी डर गई, लेकिन अस्वी को अध्यांश का उसकी ज़िंदगी में इतना दखल देना पसंद नहीं था, इसलिए उसे भी गुस्सा आ गया। वह कोई और नहीं, मेरा दोस्त है। और आप होते कौन हैं मुझे यह बताने वाले कि मुझे किसके पास जाना चाहिए और किसे गले लगाना चाहिए? मैं तुम्हारा पति हूँ। अस्वी के सवाल से अध्यांश और नाराज हो गए। पति? सच में? तुम्हें इस शब्द का मतलब ही पता है ना? अस्वी व्यंग्यात्मक ढंग से बोली, मानो अध्यांश का मजाक उड़ा रही हो। अस्वी की बातों से अध्यांश को एहसास हुआ कि वह उसका मजाक उड़ा रही हैं और यह गलत नहीं था, और तभी अध्यांश ने अस्वी को छोड़ दिया। अस्वी भी अध्यांश के चेहरे के भाव देखकर समझ गई थी, इसलिए उसने भी केवल इतना ही कहा, मुझे लगता है हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अध्यांश ने जवाब में कुछ नहीं कहा। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, दोनों लिफ्ट से बाहर निकल गए, जहां अध्यांश की कार पहले ही परिसर में खड़ी थी। अध्यांश ने अस्वी के लिए कार का दरवाज़ा खोला। अस्वी भी बिना कुछ बोले चुपचाप कार में बैठ गई। उसके बैठने के बाद अध्यांश भी दूसरी ओर जाकर गाड़ी में बैठ गए। उन दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर की नज़र अध्यांश पर पड़ी। अध्यांश भी उनके प्रश्न को समझ गए। उन्होंने कहा, फार्म हाउस ले लो। अपने मालिक का आदेश सुनकर ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी चला दी। जैसे ही अस्वी ने फार्म हाउस के बारे में सुना तो उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। अध्यांश उस समय अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ कि किसी की नज़र उस पर है तो वह अस्वी की ओर देख इशारे में पूछा, क्या हुआ? मैं फार्म हाउस नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे साथ अकेले कहीं नहीं जाना चाहती। ड्राइवर को रुकने के लिए कहो, अस्वी ने अध्यांश से कहा। गाड़ी अब सीधे फार्म हाउस पर पहुंचकर रुकेगी। अध्यांश ने भी अपना ध्यान वापस मोबाइल में देखते हुए कहा, क्या आप कार रोकेंगे या मैं चलती कार से कूद जाऊं? मना करने पर अस्वी ने अध्यांश को धमकी दी और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि अस्वी का हाथ दरवाजे तक पहुंच पाता, अध्यांश ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने गोद में बिठा लिया और अपनी दोनों बाहें अस्वी के कमर के चारों ओर लपेट दी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अध्यांश की इस हरकत से अस्वी हैरान रह गई। बस थोड़ी देर ऐसे ही चुप बैठो। अध्यांश ने अस्वी के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराया और अपने कंधे पर उसका सर रख दिया। अस्वी ने भी ज़्यादा मना न किया और वहीं बैठी रही। अध्यांश ने भी अपना सर सीट से टिका पीछे झुका लिया। फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर था। वहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए। अध्यांश के कंधे पर सर रखकर बैठी अस्वी को कब नींद आई पता नहीं चला। अध्यांश को जब इसका एहसास हुआ कि अस्वी सो गई हैं, अध्यांश ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह अपने एक हाथ के अंगूठे को अस्वी के गाल के पास ले जाकर उसके गाल को सहलाने लगा। कभी उसकी उंगलियां अस्वी के गालों को सहलाती तो कभी उसके होठों पर फिरती। कभी वह उसके माथे को अपने होठों से चूमता तो कभी उसके गालों को। तुम बिल्कुल सही कर रही हो जान। तुम्हारे साथ गलत करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, कोई शांति नहीं। पिछले 5 वर्षों से हर दिन मेरे लिए एक बुरा सपना रहा है। मैं काम में व्यस्त रहता हूँ ताकि मुझे तुम्हारी याद ना आए। मैं इतना काम करने के बाद भी
जब बिस्तर पर जाता तो मुझे तुम्हारा असहाय और रोता हुआ चेहरा मेरे दिल को दहला देता। जब शादी के दूसरे दिन मुझे पता चला कि तुम कहीं खो गई हो और तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता नहीं क्यों मेरा दिल दर्द से भर गया। मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ कैसे आई, इन 5 सालों में क्या हुआ, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी के इस सफ़र में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने दिए आंसुओं से भी ज़्यादा खुशी देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी वजह से आपको मुझसे नफ़रत हुई है, लेकिन अब मैं उस नफ़रत को मिटाकर तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर सुबह तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर हो और रात भी तुम्हें अपनी बाहों में भरकर। इस कहानी के पहले पार्ट में मैं जानती हूँ आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस कहानी को जब आप लोग सुनते रहेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा धीरे धीरे। और इसके नए पार्ट्स के लिए आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब